ठीक बात है। कहीं पे अगर कोई चीज़ आउट गोइंग है तो कहीं पे वो अंदर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा आपका बीओपी जो है वो आना तो ज़ीरो चाहिए। क्या आना चाहिए? आना ज़ीरो चाहिए आइडल कंडीशन में। आइडल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि कोई चीज़ कहीं से बाहर निकली है तो किसी ने अपने कंट्री में इंपोर्ट की होगी, बात समझ आई। इसीलिए आइडल कंडीशन में आपका बीओपी क्या आना चाहिए? ज़ीरो। तो आपके आइडल कंडीशन में बीओपी ज़ीरो आना चाहिए। तो फिर ये बीओपी क्राइसिस ये कौन सी चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस हो गया? हमें ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो आप पहले समझो कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसके टाइप, ठीक है। आप टाइप पढ़ोगे तो एक है करंट अकाउंट, एक क्या है? करंट अकाउंट, और एक क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फिर इस करंट अकाउंट में दो पार्ट हैं, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। विजिबल और इनविजिबल। इस विजिबल के अंदर क्या आते हैं? गुड्स, और इस इनविजिबल के अंदर क्या आते हैं? सर्विसेज, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके पढ़ते हैं क्या चीज़ है। आप देखो कि करंट अकाउंट और करंट अकाउंट में के भी दो पार्ट, एक विजिबल अकाउंट और एक इनविजिबल अकाउंट। पहले आप इसको लिखते रहो, ठीक है। मैं आपको बाद में पूछूंगा तो भूल मत जाना ये इनविजिबल कैपिटल का पार्ट है या करंट का पार्ट है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अभी विजिबल अकाउंट में क्या है? गुड्स। गुड्स मतलब कोई भी गाड़ी, कोई भी कार, कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, कुछ भी जो भी आपको दिखेगा, है ना, दिखने वाले जो गुड्स हैं वो सब कहाँ पर आ गए? करंट अकाउंट के विजिबल पार्ट में। और ये इनविजिबल में सर्विसेज। तो थोड़ी देर के बाद सर्विसेज में जाते हैं। सबसे पहले आप समझो ये पहले ये क्या है करंट अकाउंट का? करंट अकाउंट का ये विजिबल वाला पार्ट क्या है? करंट अकाउंट का विजिबल वाला पार्ट, करंट अकाउंट में विजिबल क्या है? गुड्स। तो आप देखो इंडिया में हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ इंपोर्ट किया गया और कुछ एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। हम बोलेंगे इंडिया ने क्रूड ऑयल जो है उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लिया, गोल्ड को इंपोर्ट कर लिया, फिर आपने बाहर से कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट में आपने क्या किया? एक्सपोर्ट आपने किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और क्या, जैसे कुछ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, कुछ जेम्स, और कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कुछ एग्रीकल्चर। बात समझ आ रही है? ठीक है। इंडिया ने क्या इंपोर्ट किया? क्रूड ऑयल, गोल्ड, फिनिश प्रोडक्ट वगैरह बाहर से इंपोर्ट किए, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या किया? कुछ एग्रीकल्चर। ये क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? कच्चा तेल, है ना। और यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब क्या है? उसकी रिफाइनरी करके उसके बाई प्रोडक्ट जो निकलते हैं वो इंडिया में से बाहर जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम वैक्स वगैरह जो उसमें से निकलता है, फिनिश प्रोडक्ट जो निकलते हैं, ठीक है, रिफाइनरी के बाद, उसको आप क्या बोलोगे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। जेम्स इंडस्ट्री आपको पता है इंडिया में डायमंड की कटिंग इंडस्ट्री है ना, गुजरात वगैरह में, सूरत में, है ना, ठीक है। तो रॉ हम बाहर से मंगवाते हैं डायमंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, ठीक है। और यहाँ पे उसकी फिनिशिंग करके फिर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर आप देखो ये क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया की यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पर आप देखो कि हमारा जो इम्पोर्ट है, आप देखो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट,
ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका क्या है? ट्रेड डेफिसिट। अगर आपका ट्रेड डेफिसिट माइनस है, अगर आपका ट्रेड डेफिसिट माइनस है तो मतलब क्या हुआ? अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट माइनस है मतलब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से। बात समझ आ गई? मतलब माइनस है तो इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। बात समझ आई? हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसीलिए इंडिया का इन जनरल ट्रेड डेफिसिट ही रहता है हमेशा, ठीक है। डेफिसिट का मतलब ये है घाटा, है ना। डेफिसिट का मतलब हाँ, घाटा होगा नहीं, उस पूरे का नाम है ट्रेड डेफिसिट। आप उसको बोलोगे ट्रेड डेफिसिट प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे ट्रेड डेफिसिट हमारा प्लस आया या माइनस आया, ठीक है। कैसे पता चलेगा ट्रेड डेफिसिट? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करो, प्लस माइनस जो भी आएगा। तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए हम ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट माइनस में रहता है। तो ओवरऑल जो हमारा करंट अकाउंट में ये विजिबल वाला पोर्शन है, विजिबल वाला पोर्शन, इसका कुछ वैल्यू आता होगा, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आएगा। मानो फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मानो इसका वैल्यू आ गया 1000, मानो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू आ गया 1000, किसका? करंट अकाउंट का। में आपका जो विजिबल वाला पोर्शन है उसका आपका कुछ आपने कैलकुलेशन की 1000, उसकी कैलकुलेशन आती है लास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो उसके सामने आपका इनविजिबल वाला पार्ट, उसके सामने आपका इनविजिबल वाला पार्ट। तो इनविजिबल वाले पार्ट में मैंने क्या बोला? इनविजिबल वाले पार्ट में मैंने बोला सर्विसेज। तो आप देखोगे कि इंडिया का करंट अकाउंट के विजिबल वाले पोर्शन में डेफिसिट है, मतलब माइनस है। कैसे अभी बताता हूँ। और ये जो इनविजिबल वाला पोर्शन है इधर प्लस है। कैसे? इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है अच्छे से, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ फ़ायदा होगा इंडिया को। फिर क्या बोला मैंने? रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, ठीक है। इन सब से भी जो पैसा आ रहा है वो इंडिया में आ रहा है। रेमिटेंस का मतलब क्या? इंडिया के वो लोग जो बाहर गए हुए हैं वो कुछ पैसा इंडिया में भेजते हैं, है ना। तो उसमें तो इंडिया नंबर 1 पे रहता है हमेशा, है ना। इंडिया दुनिया में नंबर 1 पे है रेमिटेंस भेजने में अपने घर में, है ना। ठीक है, ठीक बात है। रेमिटेंस भेजने में इंडिया नंबर 1 पे है। तो रेमिटेंस हो गया, गिफ्ट, डोनेशन, ये सारी चीज़ें इंडिया में आ रही हैं और सर्विसेज बाहर जा रही हैं। बात समझ आई? ठीक है। रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन इंडिया में आ रहा है और सर्विसेज बाहर जा रही हैं। बात समझ आई? क्या हो गया? क्या? हाँ, गिफ्ट, अरे गिफ्ट डोनेशन वगैरह मतलब आप कुछ भी, मतलब रेमिटेंस हो गया इन कैश, और ये गिफ्ट वगैरह मतलब मानो मैंने अपने घर पे, मैं बाहर रहता हूँ तो मैंने गिफ्ट में अपने पापा को बाहर से गाड़ी भिजवा दी, तो उसको आप यहाँ पे नहीं मतलब विजिबल में नहीं करोगे कि मैंने खरीदी नहीं है वो डायरेक्ट। मैं उसको ऐसा शो करूँगा कि ये तो मैंने अपने पैसों से बाहर, मतलब आप एक बात समझो, यहाँ पे जब विजिबल में गुड्स में चीज़ें आती हैं ना, तो आप क्या होता है, आप खुद यहाँ से पैसे को एक्सचेंज करा के बाहर से वो चीज़ मंगवा रहे हो, तो आप लिखोगे कि वो इसमें आई है। अगर कोई चीज़ गिफ्ट में आई है मतलब कोई बाहर बंदा रहता है, उसने अपने पैसों से डॉलर से वो चीज़ खरीदी है और एज ए गिफ्ट इंडिया भिजवाई है, तो वो उस चैनल के थ्रू आएगी, तो वो आप उसको यहाँ नहीं गिनोगे, आप उसको तब यहाँ गिनोगे एज ए गिफ्ट आई है। बात समझ आई? और फिर किसी ने डोनेशन वगैरह दी, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनविजिबल अकाउंट में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये गिफ्ट है तो ये तो विजिबल है ना, विजिबल है ना, गिफ्ट तो आपको दिखेगा ना, गिफ्ट कोई भेजेगा वो तो दिख जाएगा ना। लेकिन वो उस टाइम जब आप इसको ले रहे हो तो आप लिखोगे कि रेमिटेंस हो गया, गिफ्ट हो गया या डोनेशन हो गया, ये सब इनविजिबल में इस सर्विसेज के साथ इसी इनविजिबल वाले कॉलम में आता है। बात समझ आई? क्या चीज़? अभी आएगा लोन, वो उधर आएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है।
तो आप देखोगे कि आपका जो इनविजिबल वाला पोर्शन है इसमें आपका प्लस रहेगा। क्यों? हम यहाँ से बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह, और यहाँ पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप टोटल करोगे किसका, ये इनविजिबल का विजिबल के साथ, तो विजिबल में अगर आपको बोल रहा हूँ मैं 1000 है, तो इधर इनविजिबल में आपका 800 ही हो रहा होगा। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका नहीं, आपका विजिबल जो है उसमें, हाँ आपका विजिबल जो है उसमें 1000 और इसमें आप करोगे तो 800, तो आप क्या बोलोगे, ये माइनस में आएगा टोटल। क्यों? आप यहाँ से एक्सपोर्ट, मतलब आपको इनविजिबल में पैसा यहाँ पे कम आ रहा है, आप सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन एक हद से आप ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप विजिबल में ज़्यादा वहाँ से पैसा इंडिया में लेकर आते हो। बात समझ आ रही है? आप विजिबल में ज़्यादा क्रूड ऑयल, ज़्यादा अपना गाड़ी वगैरह खरीदते हो, ज़्यादा पेट्रोलियम बाहर से खरीदते हो, तो आपका जो करंट अकाउंट होता है, आपका जो करंट अकाउंट होता है वो हमेशा डेफिसिट में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि एक हद से ज़्यादा जो है आप सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा बाहर सामान विजिबल में इंपोर्ट करते हो। वही मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट से समझाना चाहा। बात समझ आई? तो आप क्या बोलोगे कि हमारा करंट अकाउंट जो होता है उसमें डेफिसिट चलता है इंडिया में। इन जनरल इंडिया में करंट अकाउंट में डेफिसिट चलता है। क्यों चलता है? कोई आपसे पूछे कि भाई इंडिया में करंट अकाउंट में डेफिसिट क्यों चलता है, आप बोलोगे भाई करंट अकाउंट के दो पार्ट, एक विजिबल एक इनविजिबल, ठीक है। विजिबल में गुड्स वगैरह और इनविजिबल में सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते, और इंपोर्ट हम दे दनादन कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या हो रहा है, आप उसको माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा करंट अकाउंट में हमें डेफिसिट देखने को मिलेगा। बात समझ आई? बात समझ आ गई? इतनी पक्का आ गई? एक और बात समझो, आप समझो कि ये रिलायंस की कोई कंपनी है, इसमें बाहर के किसी बंदे ने, कोई फॉरेनर ने यहाँ पे इसके शेयर खरीद लिए, कोई FII FPI कहीं से भी, FDI कहीं से भी इसने कुछ शेयर खरीद लिए। बात समझ आई? ठीक है, कुछ इन्वेस्ट किया इंडिया की किसी कंपनी में, ठीक है। अभी इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो इसको डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो डिविडेंड के रूप में जो पैसा इसको देना पड़ता है वो आपका कहाँ आता है, करंट अकाउंट में। आप इसको लिख के रखो नीचे। अगर किसी कंपनी बाहर के किसी बंदे ने इंडिया में कुछ इन्वेस्ट किया है और उस पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर जो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा वो आप कहाँ लिखोगे, करंट अकाउंट के अंदर। कहाँ पे? इनविजिबल वाले पार्ट में, ठीक है, सर्विसेज वाले पार्ट में लिखोगे उसको, ठीक है। क्या? अगर बाहर के किसी बंदे ने इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसको जो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा उसको आप कहाँ लिखोगे, ये तो करंट अकाउंट में आता है। बात समझ आ रही है? अगर ये अपने शेयर यहाँ से बेच दे, अगर ये अपने शेयर जो इसने शेयर खरीदे थे वो ये बेच दे और यहाँ से निकल जाए, तो आप क्या बोलोगे, तब ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। हाँ सुनो, अगर किसी बाहर के बंदे ने इंडिया की किसी कंपनी में FPI या FDI से इन्वेस्ट किया, उस पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और इस बंदे को डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो डिविडेंड के रूप में जो पैसा उसे दिया जाएगा उसको आप कहाँ लिखोगे, करंट अकाउंट के अंदर। कहाँ? करंट अकाउंट के अंदर। और अगर इस बंदे ने यहाँ पे जो अपने शेयर खरीदे थे उनको वो बेच दे और यहाँ से सारा पैसा लेके निकल जाए, बात समझ आ रही है, तो वो कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में। ये क्यों मैंने ऐसा बताया, क्योंकि आप समझो यहाँ पे इनविजिबल में आएगा। सुनो, आप एक काम करो, आप लिख लो एक चीज, एक छोटी सी चीज पहले आप लिख लो। लिखो, आपने वो विजिबल इनविजिबल बना दिया था ना करंट अकाउंट के अंदर, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। उसमें आपने विजिबल में लिख दिया गुड्स और इनविजिबल में आप लिखो सर्विसेज
ठीक है, उस सर्विसेज के साइड में लिखो, यहाँ पे सर्विसेज लिख दिया, उसके साइड में यहाँ लिखो प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड, प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड, प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड, और यहाँ साइड में लिखो वही जो मैंने लिखा था, रेमिटेंस, डोनेशन और गिफ्ट। ये लिखवाया था ना आपको, पर यहाँ पे आप सर्विसेज के साइड में कॉलम बनाओ, वहाँ लिखो प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, लिख लिया। अब आप लिखो एक कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट का ऐसे लिखो, यहां लिखो इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट है ना, करंट अकाउंट लिख लिया आपने, कैपिटल अकाउंट के नीचे सबसे पहला पॉइंट लिखो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आपको लिखना एफडीआई और एफपीआई। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखना, एफडीआई और एफपीआई। ठीक है, और यहां पर क्या लिखना, यहां पर लिखना लोन और ईसीबी, लोन और ईसीबी, लोन और ईसीबी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या, एफडीआई और एफपीआई। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, लोन और ईसीबी, लोन और ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। बात समझ आई, बात समझ आई, बात समझ आई, बता दूं तो आप बात समझो। ये क्या बोलता है, करंट अकाउंट आपको समझ आ गया। ठीक है, करंट अकाउंट में लिखा है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड है ना, लिखवा दिया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, वो जो कंपनी को बाहर देना है वो किस में आपको लिखना है, करंट अकाउंट के अंदर। बात समझ आई। दूसरी चीज क्या बोलता है ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, कह रहा है इन्वेस्टमेंट, और कह रहा है इन्वेस्टमेंट में कैसे एफडीआई में कोई पैसा आपके कंट्री के अंदर आ रहा है या फिर एफपीआई में आपके कंट्री में कोई पैसा आ रहा है। ठीक है, सेकंड चीज क्या बोलता है, लोन से कोई पैसा आपकी कंट्री में आ रहा है या फिर ईसीबी कर रहे हो आप समझो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई और एफपीआई। इंडिया की किसी कंपनी में बाहर के कोई लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एफडीआई के थ्रू पैसा आया या एफबीआई के थ्रू पैसा आया, उस चीज़ को आप क्या बोलोगे कि इंडिया में बाहर से कहीं से पैसा आया है। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे एफडीआई तो आपको पता है वो मोर देन 10% शेयर अगर आप उस कंपनी में खरीदो, है ना, है ना। और इधर क्या था एफपीआई, लेस देन 10% शेयर, है ना। फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखवाई हैं एफपीआई और एफडीआई के बीच में। आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई ये इसका डेफिनेशन किसने दिया, तो आप बोल देना कि भाई एक बंदा था उसका नाम है अरविंद मायाराम। एक पैनल बनाया गया जिसका नाम था अरविंद मायाराम पैनल। उसने 2014 में इसकी डेफिनेशन दी थी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था, ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि भाई उसको एफडीआई माने या एफपीआई माने। बात समझ आ रही है। बाहर से पहले पैसा आ रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि एफपीआई माने उसको या एफडीआई माने, इसलिए ये अरविंद मायाराम पैनल एक बनाया गया और उन्होंने 2014 में इसकी रिकमेंडेशन दी और उसके बिहाफ पे ये जो डेफिनेशन आपको लिखवाई वो है। ठीक है, ठीक बात है। आप देखो बाहर से इंडिया में बहुत पैसा आता है, कैसे आपको पता है, एफडीआई इंडिया में खूब है और एफपीआई भी इंडिया में खूब आती है ना। आप देखो एफडीआई तो इसमें तो आपको पता है वो गवर्नमेंट रूल और एक गवर्नमेंट रूट होता है और एक होता है वो ऑटोमेटिक रूट, है ना। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट क्या, आप डायरेक्टली आके किसी कंपनी में आप, वो सरकार निकालती है कि उसमें 49% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूल से, या 74% अलाउड है, या 100% अलाउड है, तो उसमें सरकार का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप डायरेक्ट कंपनी में इतना % एफडीआई कर सकते हो। ठीक है, और कोई चीज़ होती है जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर होते हैं, जैसे स्पेस या फिर कुछ न्यूक्लियर एनर्जी, कुछ या बोलो कि डिफेंस, है ना, इसमें सरकार ने रेट भी मतलब परसेंटेज भी कम रखी होती है कि बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, ताकि कंट्रोल नहीं चला जाए। इंडिया के पास कंट्रोल रहना चाहिए ना। अभी कोई बाहर की कंट्री आके 74% 100% यहाँ पे एफडीआई कर दे
तो उनकी कंपनी बन गई ना। बात समझ आ रही है? तो जो इंपॉर्टेंट आपके सेक्टर्स होंगे उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अप्रूवल रखा होता है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू पहले आप गवर्नमेंट से परमिशन लोगे, गवर्नमेंट चेक करेगी, उसके बाद ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या पता चलना चाहिए कि एफडीआई जो होती है उसमें दो रूट होते हैं, एक क्या होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, क्या गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में अप टू 100% तक एफडीआई अलाउड है किसी किसी सेक्टर में, और उसमें गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बात समझ आई? और कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर की कंट्री यहाँ पे आके टेक ओवर करे, इसलिए उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी है। जैसे आप देखो कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि चाइनीज़ कंपनियां इंडिया में आके बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी। ठीक है, चाइनीज़ कंपनियां इंडिया में आके बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, तो सरकार ने इस एफडीआई और एफपीआई दोनों में एक नया रूल निकाला कि वो कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, उसको भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू होके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार चाह रही थी कि ऐसा नहीं हो कि इंडिया कोविड के टाइम पे बहुत वीक हो गया है, तो इस वीक चीज़ का फ़ायदा उठा के बाहर की कंट्री की कंपनीज हैं वो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करें, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, इसीलिए अब सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे ना कि चाइना को हम मना कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने क्या रूल निकाला, वो कंट्री जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है उनको भी आप जो है ऑटोमेटिक रूल से नहीं जा सकती हैं, उनको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इंडिया के साथ जो कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं उसमें कौन है भाई, पाकिस्तान, वो तो इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, बांग्लादेश वो भी नहीं करता। ठीक है, नेपाल भूटान वो भी नहीं, तो आपको क्या था, सीधा चाइना के बारे में ही बात हो रही थी। ठीक है, बात समझ आई? आप एक और चीज़ देखो, जितना एफडीआई और एफपीआई बाहर से इंडिया में आता है उतना क्या इंडिया के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं? आपको क्या लगता है, बाहर की कंट्री जितना इंडिया में एफपीआई और एफडीआई से पैसा लेकर आ रही है उतना क्या इंडिया के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं? बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? जितनी एफडीआई और एफपीआई बाहर के लोग इंडिया में लेकर आ रहे हैं उतनी इंडिया के लोग बाहर जाके किसी कंट्री में करते होंगे? आपके हिसाब से क्या है? नहीं है ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इंडिया में लोग ज़्यादा पैसा बाहर से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आप देखो जो आपका एफडीआई और एफपीआई में भी नीचे अमाउंट आएगा ना, ये बहुत ज़्यादा कुछ प्लस में अमाउंट आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, इंडिया में पैसा आ रहा है ना तो प्लस में लिखेंगे ना, आ रहा है, यही था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बाहर से बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है, आपने प्लस में लिखा। अब आप देखो ये लोन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इंडिया बाहर से जो भी लोन लेता है, क्या लेता है? लोन। मानो किसी दूसरी कंट्री ने उसे लोन दे दिया, ठीक है, या फिर इंडिया वर्ल्ड बैंक से कहीं से लोन लेकर आई, AIIB से लोन लेकर आई, ADB से लोन लेकर आई। बात समझ आ रही है? ऐसे बैंकों से जो इंडिया लोन लेकर आती है। ठीक है, वो लोन का जो पैसा है वो आप कहाँ पर लिखोगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। बात समझ आई? और इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना है वो कहाँ लिखोगे? करंट अकाउंट के अंदर। बात समझ आ गई ना? है ना? कितना तो इजी है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। इजी है कि नहीं है? क्या बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो कहाँ लिखना है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड देना है तो कहाँ लिखनी है वो वाली अमाउंट? करंट अकाउंट में। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसका भी आप नीचे पैसे निकालोगे तो कुछ ह्यूज प्लस में आएगा। बात समझ आ रही है? तो फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल। इस साइड हमारा है करंट अकाउंट, आप ऐसे लिखो, ऊपर करंट, नीचे आपका कैपिटल। आप जब इसको देखते हो तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि कैपिटल अकाउंट इंडिया में सरप्लस है। इंडिया में क्या है? कैपिटल अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट, ऐसे लिखा होता है CAD। आप क्या पढ़ोगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इंडिया में क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, अब इन सारी चीज़ों को जोड़ना है ना। बात समझ आ रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? चीज़ें इंडिया में आ रही है, इंडिया से बाहर जा रही है, सर्विसेज बाहर जा रही थी, कैपिटल गुड्स इंडिया में आ रहे थे,
और ये सारी चीज़ें तो इंडिया में आ ही रही हैं, ठीक है। आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आपकी जो चीज़ है फाइनल आंसर जो है वो भी माइनस में ही आएगा। आप पूछो क्यों? आप देखो यही यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, ठीक है। ये इतना बड़ा डेफिसिट है कि यहाँ कितना भी सरप्लस हो जाए यहाँ पे आपका माइनस ही आएगा। बात समझ आ रही है? मैं बता रहा हूँ। आप देखो इंडिया ओवर 85% जो है क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीदता है। तो यहाँ पे पैसा देना, बाहर से इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है उसका पैसा देना, और बाहर की से इंडिया जो और भी कुछ डायमंड वगैरह और सारी चीज़ें, कोल वगैरह बाहर से खरीदता है, ये सारी गुड्स है ना, कोल वगैरह ये सारा गुड्स हुआ है ना। ये सारी चीज़ें जो इंडिया खरीदता है ना, इसका इतना ज़्यादा बड़ा डेफिसिट है कि कैपिटल अकाउंट में कितना भी बाहर से पैसा आ जाए इस वाली खाई को आप भर नहीं सकते। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आपको क्या समझना है कि करंट अकाउंट, तो भाई करंट अकाउंट में इंडिया का इतना ज़्यादा डेफिसिट है कि आप उसको कैपिटल अकाउंट के पैसे से भर भी दोगे तो भी वो डेफिसिट रहेगा। बात समझ आई? क्यों रहेगा भाई? आप देखो, आप समझो एक चीज़, FDI FPI, हाँ ठीक है, पैसा आ रहा है बाहर से, एक अमाउंट से ज़्यादा नहीं आ सकता। और इसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं आपको पता है? FPI और FDI ये तो मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। माहौल अच्छा होगा तो पैसा आएगा, नहीं होगा तो क्या पता उस साल पैसा नहीं आए। बात समझ आ रही है? ठीक बात है ना। लेकिन पेट्रोलियम तो आपको चाहिए ना। तो यहाँ पे करंट अकाउंट वाली जो इंडिया की ये वाली चीज़ें हैं वो तो इंडिया हर हालत में लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट के ऊपर है, ये वाली चीज़ें भी मार्केट के ऊपर है। इंडिया को पैसा लोन में बाहर से लेना है नहीं लेना है, कभी उसको चाहिए होगा तो वो लेगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है? यूजुअली इंडिया बाहर से जो पैसा उठाती है, लेकिन एक्चुअल में यूज़ किसके लिए की जाती है? प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, अगर सरकार बाहर से किसी से पैसा उठाए तो आप क्या बोलोगे? लोन। अगर प्राइवेट कंपनी बाहर कहीं से पैसा उठाए तो आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। उसने क्या की? उस कंपनी ने बाहर कहीं से पैसा उठा के लाया है, इंडिया से नहीं, बाहर से, है ना। जिसके लिए वो आपको पता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो वगैरह पढ़ाया था, है ना, ठीक है। तो इंडिया कहीं बाहर से पैसा लेकर, मतलब कोई कंपनी बाहर से पैसा लेकर आ रही है तो आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो आपको दिमाग में बस एक चीज़ फिट करनी है, वो क्या है कि भाई करंट अकाउंट का गड्ढा इतना बड़ा है कि कैपिटल अकाउंट का पैसा उसे नहीं भर सकता। बात समझ आ गई? तो हमारा जो टोटल BOP है वो माइनस में रहेगा। हमारा टोटल BOP जो है हम निकालते हैं, कैसे निकाला? हमने देखा इंडिया में करंट अकाउंट में क्या क्या आया, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आया, हमने बाहर एक्सपोर्ट क्या किया, ठीक है। आप समझो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट जो हमारा था, इंडिया एक्सपोर्ट करता क्या है? इंडिया एक्सपोर्ट करता क्या है? मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे, कुछ सर्विसेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कुछ जेम फर्टिलाइजर, यही करता है ना। सर्विसेज तो मैंने आपको दिखा दी, इंडिया बहुत सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। और गुड्स में आप मानो बाहर से इंडिया कच्चा तेल खरीद रहा है डेली का, गोल्ड ले रहा है, कोल ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, मिनरल वगैरह बाहर से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। उसके सामने आप एक्सपोर्ट में क्या दे रहे हो? कुछ फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह। तो वो आप समझो कितना भी इंडिया वहाँ पे बड़ा कर ले, उसका इंपोर्ट वाला बास्केट इतना बड़ा है कि ये भरता नहीं है। बात समझ आ रही है? जो आप इंडिया में बता रहे थे, मैंने BOP क्या बताया? कुछ चीज़ें किसी कंट्री में आई और कुछ बाहर गई, ठीक है। मैंने क्या बताया? करंट अकाउंट में जो गुड्स थे उसमें इंडिया ने बाहर से कोई चीज़ें खरीदी, वो भी इंपोर्ट है। किसी कंट्री में कोई चीज़ आई ना, तो प्लस में लिखा आपने उस कंट्री में आया है। और कैपिटल अकाउंट का इन्वेस्टमेंट और लोन और ECB, ये भी सारी प्लस की चीज़ें हैं कि नहीं है? कंट्री में आई, बात समझ रहे हो? और माइनस में क्या जा रहा है बाहर? कुछ भी नहीं जा रहा है, वही तो 3-4 चीज़ें आपको गिनाई। बात समझ आ रही है? इसीलिए आपका क्या बन रहा है? माइनस में बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव आ रहा है। बात समझ आई? बात समझ आ रही है? अगर किसी को नहीं आ रही है तो बताओ। कैपिटल अकाउंट नहीं समझ आया? और कोई चीज़ बताओ, किसी को नहीं पता चल रही तो। बात समझ आ गई? कैपिटल अकाउंट क्या है भाई? बाहर से जो पैसा इंडिया में आ रहा है, कैश, आप समझो कैश,
पैसा बाहर से इंडिया में आया FDI और FPI के रूट से, तो आप उसको क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट। बाहर से पैसा इंडिया में आया, लोन से भी इंडिया में ही आ रहा है, ECB से भी इंडिया में ही आ रहा है, तो टोटल आप क्या बोलोगे? ये सारा पैसा इंडिया में आया है, बाहर से पैसा आया, उस पूरे को आप क्या बोलोगे? कैपिटल अकाउंट। अब अगर FDI और FPI से पैसा आया, उसमें भी दो पार्ट है ना, जैसे इसमें पार्ट थे अलग अलग, विजिबल इनविजिबल, है ना, और फिर इनविजिबल में भी सर्विसेज और फिर प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड, है ना, वैसे ही इसमें भी क्या? कैपिटल अकाउंट। और फिर उसमें पैसा बाहर से आया, लेकिन कैसे आया? इन्वेस्टमेंट में आया, या लोन से आया, या हमने कोई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की। अगर यहाँ पे पैसा आया और कंपनी में किसी FDI FPI में इन्वेस्ट किया, तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि एक इंडियन कंपनी में बाहर से किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस पर जो उसको डिविडेंड देना था, उसको आपको कहाँ लिखना था? करंट अकाउंट में। बताया ना? बताया। और क्या बोला? वो बंदा अपने शेयर बॉन्ड यहाँ से बेच के चला जाए, तो बेच के चला जाए तो भाई उसको क्यों कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे? क्योंकि जब आया था तब भी उसको कैपिटल में ही लिखा था। बात समझ आ रही है? जब आया है तब भी तो कैपिटल में है ना, इन्वेस्टमेंट में लिखा था। भाई आज बेच के जा रहा है तो उसको फिर भी कैपिटल में माइनस करके लिख देंगे। बात समझ आई? लेकिन जब तक यहाँ था उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तब तक हमें उसका इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो करंट अकाउंट में लिखना था। बात समझ आ गई? आपको डाउट कोई? हो गया? ठीक है। आप यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? पक्का? क्या चीज़? हाँ, पेट्रोलियम डीजल के प्राइसेस ज़्यादा हैं तो पर उसका, हाँ यहाँ पे एक कारण है, लेकिन मतलब ये डायरेक्ट कारण नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप एक ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो, ये एक शीट है सिर्फ, ठीक है। इसमें आप दिखा रहे हो कि आप बाहर से ज़्यादा लाते हो इसलिए आपका माइनस है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से दाम ज़्यादा नहीं है। आप समझ रहे हो? दाम किसकी वजह से ज़्यादा है? क्योंकि आपको इतना लाना पड़ रहा है बाहर से, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई की वजह से दाम ज़्यादा है, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ये तो खाता है, वही खाता, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आप समझो कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा माइनस में आ रहा है, मतलब कुछ क्राइसिस है। मतलब क्या? ये सारे वर्ड एक ही हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका क्या हो गया? बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम बात है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव, इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम, ये सारी चीज़ें क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बात समझ आई? अब हम क्या कर सकते हैं इससे लड़ने के लिए? सेम चीज़ क्या किया जा सकता है? क्या? आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ बताई, सारी चीज़ पता चल गई। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम करना है, कुछ आप बताओ कि इसमें क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? हाँ बताओ। इंडिया खुद बनाएगा? हाँ ठीक है, हो सकती है। एक बात ठीक है, चलो पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम करो, दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंसी बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद तो टेक्नोलॉजी है, जैसे हम जो कोयला बाहर से मंगवाते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी से नहीं आता। क्या चीज़? मेरे को समझ नहीं आया। हाँ वो तो हो गया ना, वही कर, मतलब आप हाँ अच्छा ठीक है। आप एक बात समझो, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाएगा भाई, कच्चा तेल तो उसे बाहर से ही लेना है, जितना मर्जी सफिशिएंट। आप समझ ही नहीं रहे। मैंने बोला भाई बाहर से पेट्रोलियम का गड्ढा इतना बड़ा है कि आप कुछ भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, कुछ नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो?
हाँ इंपोर्ट कम कर सकते हो, एक चीज़ हो सकती है, लेकिन आप इंपोर्ट में ही सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कर रहे हो, तो वही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। एक हद से ज़्यादा कितना कम कर लोगे, थोड़ा ही कम कर सकते हो ना। आप बोल सकते हो कि भाई 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चलो हम 70 कर लेंगे। शुगर के आने से वो क्या कर देगा? ठीक है, आप, मैं समझ गया आपकी बात, आपने नई टेक्नोलॉजी लाई, आपने सोलर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन एक हद से ज़्यादा तो भाई नहीं कर पाओगे ना। आपने ये सारी चीज़ की, फिर गाड़ियों को इधर से उधर जाना, पेट्रोल तो चाहिए ही ना। एक्सपोर्ट बढ़ा देगा। हाँ वो सब हाइड्रोजन फ्यूल, सब वो एक ही बात है। हाइड्रोजन फ्यूल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो एक ही बात है, बात समझ रहे हो। आप समझो एक चीज़, मैंने क्या बोला था, हम बाहर से क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट, हम बाहर से क्या करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट, है ना। फिर कुछ लोग बोलेंगे आप एक्सपोर्ट बढ़ा दो, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे आप क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करो, गोल्ड कम इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ऐसी ऐसी यही सजेशन है ना। आप देखो एक हद से ज़्यादा तो आप क्रूड ऑयल भी कम नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है ना, ठीक बात है। एक हद से ज़्यादा आप गोल्ड का इंपोर्ट बाहर से कम करोगे तो फिर वही उसमें ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, फिर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना, काला बाजारी स्टार्ट हो जाएगी। आप किसी चीज़ पे बंद कर दोगे तो इलीगल तरीके से फिर वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर आप देखो ये एक्सपोर्ट बढ़ा दो, आप बोल रहे हो आप एक एक्सपोर्ट यहाँ से इंडिया का बढ़ा दो, पर अचानक से आप ऐसा भी क्या ही कर लोगे कि एक्सपोर्ट आपके बढ़ जाएंगे। अगर आज तक नहीं बढ़ रहे थे तो अचानक से ऐसा क्या होगा कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। अगर आपकी इंडस्ट्री में इतनी वो सक्षमता होती तो अभी भी आपके एक्सपोर्ट बढ़ रहे होते। अचानक से तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाए। बात समझ आ रही है। ओवर द ईयर्स ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएं, लेकिन अचानक से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हुआ क्या, ये 1991 का टाइम जहाँ पे ये क्राइसिस आए, बीओपी क्राइसिस, क्यों, क्योंकि हमारी मार्केट बंद थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। बात समझ आ रही है। ये क्राइसिस कब आए, 1991 में। हुआ क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब करंट अकाउंट और इधर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब एफडीआई एफपीआई से कोई पैसा नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है। या आ भी रहे तो बहुत कम है, ना के बराबर, है ना। और आप यहाँ पे धूम एक मचा के आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, है ना। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ही भाई, क्यों। आप इसको कहाँ से, एक तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि भाई ये कैपिटल अकाउंट में इतना पैसा इंडिया में आ जाए कि इसका गड्ढा भर जाए। भर नहीं सकता, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर इतना बड़ा गड्ढा है तो कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाए। बात समझ रहे हो। भरे नहीं, लेकिन कुछ उसको नेगेट करे। बात समझ आ रही है। कुछ तो नेगेट करेगा ना। अगर आप मार्केट को खोलोगे, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में निवेश करेंगी, तो कुछ तो यहाँ का गड्ढा भरेगा ना। कुछ तो यहाँ से पैसा जो आएगा वो करंट और कैपिटल को आप माइनस करोगे तो कुछ तो माइनस में कम छोटी रकम दिखेगी आपको। बात समझ आई। तो बीओपी क्राइसिस क्या चीज़ थी। बीओपी क्राइसिस ये चीज़ थी कि हमारा मार्केट बंद था, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे, कैपिटल अकाउंट में पैसा आ नहीं रहा था, तो आपको माइनस में चीज़ें दिख रही थी। बात समझ आ रही है। अब इस चीज़ में हम कर क्या सकते हैं, इस चीज़ में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अब हमें कहीं से बाहर से कहीं से पैसा लेकर आना पड़ेगा और अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से कहीं से हमें पैसा लेकर आना पड़ेगा और फिर उसको हम यहाँ पर स्टेबलाइज करवाएंगे और फिर यहाँ पे कुछ काट पीट के इसको ज़ीरो करेंगे जैसे कैसे। ठीक है, आप देखो उस टाइम पे इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व, आप देखो उस टाइम इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व जो था वो बहुत कम था। क्या, फॉरेक्स रिजर्व। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉरेक्स रिजर्व में आती है करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी, डॉलर, युआन, रूबल, सबकी फॉरेन करेंसी। दूसरी चीज़ गोल्ड। तीसरी चीज़ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, किसके, आईएमएफ के, एसडीआर। और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स
ट्रांच। अब ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, ठीक है, SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या कैसे काम करती है, IMF वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप कुछ चीज़ समझो। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि आपकी कंट्री में ये BOP का क्राइसिस आ गया है, आपको इससे बाहर निकलना है, आपको बाहर से कहीं से पैसा लेकर आना है। कहाँ से लेकर आओगे, किसके पास जाओगे? IMF के पास जाओगे। IMF को बोलोगे आपकी हमें इतना इतना पैसा दे दो, हमारी कंट्री में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया है, ठीक है। कैसे आप समझो, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा तो उसी हिसाब से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ये सब होने की वजह से ग्रोथ नीचे चला जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वो सारी समस्या आएंगी, ठीक है। आप बाहर जाओगे, IMF से पैसा मांगोगे तो फ्री में तो देगा नहीं, ठीक है, फ्री में पैसा नहीं देगा ना। तो इंडिया के सामने दो शर्तें रखी गई, क्या? एक तो आप अपनी यहाँ पे ये LPG वाले रिफॉर्म लाओ, आप अपनी मार्केट को खोलो, क्या? आप अपने मार्केट को खोलो, ठीक है। जिसके बाद इंडिया में ये 1991 के LPG रिफॉर्म लिए गए। दूसरी चीज़, इंडिया के यहाँ से गोल्ड, जितना भी हमारे पास गोल्ड था, कुछ फिगर है, मेरे को आप फिगर छोड़ दो, इंडिया के यहाँ से गोल्ड निकाल के IMF में गिरवी रखा गया और उस गोल्ड के मुताबिक जितना हमें पैसा मिला है उस हिसाब से हम बाहर से पैसा लेकर आए। बात समझ आ रही है? आपको दिमाग में क्या रखना है भाई, 1991 में ये BOP क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत छोटा था। इंडिया अगर यहाँ से पैसे बाहर निकालता भी ताकि यहाँ पे कुछ काट पीट के ज़ीरो कर पाए, लेकिन इंडिया के पास पैसा ही नहीं था। यहाँ पे आपको क्या बताया, 1 2 3 4 चीज़ों में से आपको इस सिचुएशन में ज़रूरत में पैसा चाहिए, तो या तो आपके पास कोई फॉरेन करेंसी होनी चाहिए बहुत सारी, ठीक है, डॉलर वगैरह आपके पास बहुत रिजर्व होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास बहुत सारा गोल्ड होना चाहिए। बात समझ आ रही है? आपके पास फॉरेन करेंसी थी नहीं, आपके पास गोल्ड था, आपने गोल्ड निकाल के IMF में गिरवी रखा, उसके बदले IMF ने आपको कुछ पैसा दिया, ठीक है। बात समझ आई? और फिर ये जो पैसा यहाँ से दिया उसकी वजह से यहाँ पे आपका इस चीज़ को स्टेबलाइज किया गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रही है, आपको एक चीज़ जो सबसे बड़ी समझ आ रही है वो क्या समझ आ रही है कि भाई कभी भी किसी कंट्री को ये BOP क्राइसिस उसकी कंट्री में ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी भी कंट्री में आगे चल के BOP क्राइसिस जैसी समस्या ना पैदा हो, हाँ, किसी भी कंट्री में आगे चल के BOP क्राइसिस जैसी समस्या ना हो, तो उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बड़ा होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ताकि वो मार्केट के हिसाब से, हमें मार्केट में क्या कंडीशन है उसके हिसाब से उसके पास यहाँ करेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। हम समझने की कोशिश करते हैं ये इसका मतलब क्या है। अभी तक जो पढ़ा है वो समझ आ गया ना? ठीक है। आप देखो, अभी आप समझो कि फॉरेक्स रिजर्व फैक्चुअल चीज़, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इज मोर देन, अभी के टाइम मोर देन 600 बिलियन डॉलर। कितना? मोर देन 600 बिलियन डॉलर, ठीक है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसका, आप बोलोगे चाइना का। US का आप बोलो, भाई इंडिया से भी नीचे है, इंडिया ऊपर है काफ़ी, US से काफ़ी नीचे है, ठीक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका? चाइना का फॉरेक्स रिजर्व। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व इतना है कि इंडिया आने वाले 100 200 300 साल में भी उतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं जमा कर सकता, ठीक है, वो इतना ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व कैसा है और वो कैसे, आप कुछ चीज़ें हैं मैं आपको भी समझाऊंगा। इंडिया के पास कितना है आज के टाइम पे? ये 600 बिलियन डॉलर का उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। USA भाई ये इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व नहीं रखता, इसको पता है मेरा मार्केट स्टेबल है, ठीक है, ठीक है। USA जिसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है फिर वो थोड़ा फूक फूक के कदम लेता है ना, तो इंडिया के साथ कुछ बुरा हुआ है तो इंडिया इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखता है कि हमें वापस वैसी कंडीशन में नहीं जाना है, हमें वैसी कंडीशन में नहीं जाना है, ठीक है। अभी US के सामने कभी ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ छोटा सा उसका
ये 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, लेकिन उसमें भी उसका फॉरेक्स रिजर्व और सेंट्रल बैंक इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो इन सारी चीज़ों से लड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसे इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैसी एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है क्या? एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एक चीज़ होती है रीवैल्यूएशन, और एक चीज़ होती है एप्रिसिएशन। बात समझ आई? आप समझो कि ये इसका मतलब क्या है और कैसे बीओपी में इसको काम में लाते हैं, कैसे सेंट्रल बैंक काम करती है और कैसे ये फॉरेक्स रिजर्व जो है वो काम करते हैं इन कंडीशन के ऊपर। आप देखो, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक चीज़ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या? मानो आरबीआई का गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर ने बोल दिया कि भैया $1 इज इक्वल्स टू 10 रुपी है, तो है। बात समझ आ गई? ठीक है, $1 10 रुपये के बराबर रहेगा, आपने बोल दिया। अब जो मर्जी हो वो $1 10 रुपये के बराबर ही रहेगा। बात समझ आई? हाँ, अब आप समझो अचानक से क्या हो, अचानक से जैसे मानो कि ये वो आइलेट्स के पेपर होते हैं ना, है ना, उसकी ऋतु होती है ना, एक ऋतु मतलब एक सीज़न होता है ना जहाँ पे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने या फिर कनाडा यूएस वगैरह, है ना। मानो वो वाला महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग आरबीआई या फिर किसी भी एक्सचेंज रेट, तो अभी आपको पता है दूसरी भी मैंने बताया था वो मनीग्राम वगैरह, वहाँ पे भी एक्सचेंज रेट होता है ना, लोग आते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं ना, बताया था, वो भी एक्सचेंज रेट, या फिर किसी बैंक के पास है वो भी एक्सचेंज कर सकता है। मैं आरबीआई की एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं और आरबीआई में बोल रहे हैं कि हमारे रुपये आप ले लो, उनके बदले हमें डॉलर दो, और वो डॉलर लेके हमें यूएसए जाना है। बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोग अचानक से आरबीआई में आगे बोल रहे हैं हमारे रुपये को हमें डॉलर में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, और फिर हमें यूएसए जाना है। अभी क्या हो सकता है, आपको पता है $1 10 रुपये का है, अभी ये सारे पैसे देंगे और यहाँ पे उसको इतने डॉलर मिलेंगे। बात समझ आ रही है? अभी एक चीज़ हो सकती है, यहाँ तो आरबीआई इनको पैसे दे दे, या हो सकता है कि ये जो दूसरे बैंक हैं, कोई दूसरे एक्सचेंज रेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वाले पैसा दें, कुछ हो सकता है। अभी मानो कोई भी चीज़ नहीं बची, फॉरेक्स रिजर्व में से जितना पैसा था, जितने भी डॉलर थे वो हमने निकाल दिए इन लोगों को देने के लिए। बात समझ आ रही है? हमारे पास अब पैसा नहीं बचा और डॉलर नहीं है यहाँ पे जो हम एक्सचेंज करा सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे $1 को 12 रुपये। क्या किया, हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया। क्या किया? डीवैल्यू, मतलब पहले 10 रुपये का $1 था, अब 12 रुपये का $1 है, मतलब आपने अपनी करेंसी को गिरा दिया नीचे, डीवैल्यू किया है, ठीक है। अगर मैं बोलता कि $1 का 8 रुपये कर दिया, तो आप बोलोगे डॉलर के मुकाबले हमने अपना रुपया मजबूत किया, हमने उसका एप्रिसिएशन किया, हमने उसका रीवैल्यूएशन किया। हमने क्या किया? उसका रीवैल्यूएशन किया, उसकी कीमत को बढ़ाया। आपने इसकी कीमत को घटाया, इससे होगा क्या? हाँ, मीनिंग सेम है लेकिन रेट के हिसाब से अलग अलग है, अभी बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट बस, है ना। आपने क्या किया, $1 को 10 के हिसाब से आपने $1 को 12 कर दिया। अब क्या होगा, अब इनको पहले 10 रुपये लेकर आते थे तो $1 मिल जाता था, अब इनको 12 रुपये लेकर आने पड़ेंगे तो $1 मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो कुछ लोग यहाँ से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। अभी ये तो $1 10 रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ, ये तो कुछ लाख डॉलर के हिसाब से फ़ी होगी ना जिनको बाहर जाना है। बात समझ आ रही है?
उस हिसाब से तो यहाँ पे 2 रुपये भी कम किए तो वो बड़ा आपको दिखेगा अमाउंट। बात समझ आ रही है? इससे हुआ क्या, करेंसी को डीवैल्यू किया तो यहाँ पे जो लाइन में जनता खड़ी थी जो बोल रही थी हमारा डॉलर लो और हमें हमारा रुपी लो, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डॉलर दो, वो थोड़ी कम होगी क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है यहाँ पे जिससे उनको डॉलर मिले। इसको आप क्या बोलोगे, आपका रुपी आपने डीवैल्यू किया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई? बस ठीक है। अगर आपको बात समझ आ गई तो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको एक ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई तो इसका उल्टा भी समझ आ गया। क्या देना ही देना है मतलब? हाँ, आप यहाँ से नहीं करवाओगे तो बाहर से जाके ले लोगे, मतलब कहीं से ना कहीं से तो आपको मिल ही जाएगा कंपलसरी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आरबीआई के पास गए कि मेरे को एक्सचेंज करवाना तो वो मना कर दे, ऐसा नहीं होता है। उसके पास तो मैंने पहले ही बोला आपके पास, उसके पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है ना, है ना, पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ से नहीं मिलेगा तो कोई और दे देगा, कोई प्राइवेट कंपनी दे देगी। लेकिन एक्सचेंज रेट अगर $1 10 रुपये का था तो बाकी कंपनी आपको बोलेंगे कि आप 15 रुपये दो, फिर हम आपको $1 देंगे। बात समझ आई? ठीक है ना? ठीक है, पक्का? तो आप बात समझो, मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर डीवैल्यूएशन किया जाए, अगर किसी रुपी का डीवैल्यूएशन किया जाए तो आप मानो इधर इंपोर्टर को फायदा होगा कि एक्सपोर्टर को? अगर किसी चीज़ का डीवैल्यूएशन किया जाए तो इंपोर्टर को फायदा या एक्सपोर्टर को? एक बारी आप सोचो और मुझे बताओ। अभी आप एक बारी बाकी सबको भी सोचने दो। एक्सपोर्टर को फायदा होगा। कैसे होगा? क्या? एक्सपोर्टर, इधर बात समझो। एक्सपोर्टर का मतलब क्या है, वो यहाँ से कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करता है। बात समझ आई? मानो पहले $1 चल रहा था 10 रुपये का, ठीक है, ठीक है, मतलब वो 10 रुपये की चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करता था, 10 रुपये की चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करता था तो उसको कितने पैसे मिलते थे? $1 मिलता था। अभी $1 हो गया 12 रुपये का, तो अभी उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 12 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसमें एक्सपोर्टर को मजा आया या इंपोर्टर को? एक दूसरी सिचुएशन देखो, एक दूसरी सिचुएशन, यहाँ इंपोर्टर, एक दूसरी सिचुएशन, क्या हुआ? क्या हो गया? ठीक हो? नींद तो नहीं आ रही? एक दूसरी सिचुएशन, मानो ये साइकिल बनाने वाली कोई कंपनी है, ये बाहर से कुछ इंपोर्ट करती है। पहले $1 की कोई चीज़ हुआ करती थी और उसके ये 10 रुपये देता था, ठीक है। पहले $1 की कोई चीज़ थी, 10 रुपये, बाहर से इंपोर्ट करेगा तो मतलब डॉलर में देता होगा ना, इंडिया में आके उसको रुपये में देता होगा ना, ट्रांजैक्शन तो डॉलर में होती होगी ना। अब उसको $1 के अब उसको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। बात समझ आ रही है क्या? अभी पहले ये इंपोर्ट करता था, $1 के इसको 10 रुपये देने पड़ते थे। जब इसने इंपोर्ट की, यहाँ पे वो चीज़ आ गई, इसने उसको पैसा दिया, कितना? 10 रुपये। अब ये इंपोर्ट कर रहा है, अब इसको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो किसमें किसको मजा आ रहा है, किसको नुकसान है? क्या? यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले को बेनिफिट कैसे है बताओ? एक बारी अपने कॉपी में बनाओ और फिर समझने की कोशिश करो। मैं तो बताऊंगा अभी आपको। एक बारी आप अपने कॉपी में सोचो कि इसमें इंपोर्टर को मजा आया या एक्सपोर्टर को? नहीं, मेरे को तो पता है, मेरे को मत समझो, मुझे तो पता है। आप खुद समझो और फिर मुझे बताओ। 1 मिनट लो आप और समझो, और मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट लो, आप समझो इसको कि इसमें किसको मजा होना चाहिए कि कंट्री की अगर करेंसी को डीवैल्यू किया जाए तो एक्सपोर्टर को मजा है या इंपोर्टर को? आप क्या बोल रहे हो? एक्सपोर्टर को मजा है? अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप एक बार 1 मिनट लो, 1 मिनट आप देखो।
छोड़ो कॉपी में इसको अभी अभी बंद कर दो। अभी आप समझ लो कि मैं कल आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि कैसे, ठीक है। अभी मैं आंसर बता रहा हूँ कि डिवैल्यूएशन अगर आप करोगे तो एक्सपोर्टर को मजा होता है, ठीक है, बात समझ जाओ। इसीलिए चाइना जो अपनी कंट्री, अपनी करेंसी जो है वो डिवैल्यू करता रहता है बार बार, ठीक है। चाइना अपनी जो करेंसी है उसको बार बार डिवैल्यू करता रहता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बाहर की दुनिया में सस्ता दिखे, ठीक है, बात समझ आ रही है यार। ये देखो यार, $1 में आप मानो 10 रुपये की आपको पहले पेप्सी मिलती थी, अभी $1 11 का हो गया। तो पहले वो बंदा $1 में 10 रुपये की पेप्सी मिलती थी, अब उसको कुछ 0.91 सेंट ही देने पड़ रहे हैं। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, समझ आ रही है। अभी बाहर से कोई बंदा आ रहा था, वो $1 के 10 रुपये थे, अब $1 11 के हैं, मतलब रूपी वीक हो गया है, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो गया है। रूपी वीक हुआ मतलब डॉलर स्ट्रांग हुआ, डॉलर स्ट्रांग हुआ मतलब अब उसको कम डॉलर देना पड़ रहा है वो वाली चीज़ खरीदने के लिए। इसका मतलब जब वो वाली चीज़ बाहर के मार्केट में जाएगी, जिस ज़्यादा कम वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल मान के एक्सपोर्ट ज़्यादा कम से क्या है, कम $1 का एक्सपोर्ट भी, $1 का एक्सपोर्ट भी करेगा तब भी एक्सपोर्ट है, 100 करोड़ का करेगा तब भी एक्सपोर्ट है। बात समझ आ रही है ना, लॉजिक क्या समझा रहा हूँ कि अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि डॉलर मजबूत हो गया है, रूपी वीक हो गया है डिवैल्यू करने की वजह से, तो बाहर के मार्केट में वो चीज़ सस्ती दिखेगी। पहले वो $1 में एक पेप्सी खरीदता था, अब उसे 0.9 सेंट में वो चीज़ मिल रही है। बात समझ आ रही है। तो अगर आप किसी करेंसी को डीवैल्यू करोगे तो डीवैल्यू करने से किसको मजा, एक्सपोर्टर को। डीवैल्यू करने से एक्सपोर्टर को मजा, फायदा, और रीवैल्यू करने से इंपोर्टर को फायदा। ऐसा आप लिख लो। डीवैल्यू करने से एक्सपोर्टर को फायदा और रीवैल्यू करने से इंपोर्टर को फायदा। रीवैल्यू करने से इंपोर्टर को फायदा कैसे भाई, $1 10 रुपये का चल रहा था और अब $1 जो है वो $6 का हो गया। बात समझ आई, ये रीवैल्यू हुआ ना। तो पहले वो एक सामान खरीदता था बाहर से तो उसको 10 रुपये देने पड़ते थे, अब उसे 6 रुपये देने पड़ते हैं। बात समझ आई। मैं इंपोर्टर था, मैं बाहर से कुछ सामान खरीदता था, $1 का सामान बाहर से खरीदता था तो मेरे हाथ से 10 रुपये चले जाते थे, अब मेरे हाथ से 6 रुपये जा रहे हैं, तो इंपोर्ट करने वाले को फायदा हो रहा है ना। कैसे समझ आया कि अगर रीवैल्यू होगा, करेंसी मजबूत होगी, ठीक है, तो इंपोर्टर को फायदा है, करेंसी वीक होगी, डीवैल्यू होगी, तो एक्सपोर्टर को फायदा है। बात समझ आ गई। अभी ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, सारे MCQ इसी के ऊपर है। आप पुराने से लेके कोई भी MCQ उठा लोगे, सारे MCQ में यही सेम चीज़ पूछेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है। आप कितनी भी किताब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, रमेश सिंह पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो, कॉन्सेप्ट ही सिर्फ इतना है। वो घूम फिर के आपसे सेम ही चीज़ पूछेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सिर्फ ये है कि एक डिवैल्यू करने से किसको फायदा और वो करने से किसको फायदा, ठीक है। वो 2-3 स्टेटमेंट बनाएगा, उसमें कुछ ऊटपटांग करेगा, आप स्टेटमेंट में फंस जाओगे। इसीलिए आप बेसिक एक चीज़ पकड़ो जो आपको बता दी, ठीक है। आप देखो, एक चीज़ थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आप देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैंने आपको अभी समझाया कि RBI ने पहले ही फिक्स कर दिया है, $1 इतने रुपए का, ठीक है। उस कंडीशन में आप बोलते हो कि करेंसी रीवैल्यू हुई या करेंसी का डीवैल्यूएशन हुआ। बात समझ आई। करेंसी रीवैल्यू हुई या करेंसी का क्या हुआ, डीवैल्यूएशन। दूसरी कंडीशन, अगर किसी कंट्री में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो आप क्या बोलते हो, करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ या करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ या फिर उसका एप्रिसिएशन हुआ। बात समझ आई, ठीक है। वर्ड सेम चीज़। कैसे, मैंने आपको बताया था भाई, शेयर में अगर किसी को फायदा हुआ तो उसमें आपको क्या मिलता है, डिविडेंड, है ना। आप बोलोगे इंटरेस्ट मिलता है तो फिर नहीं। अगर आपने कहीं गलती से बोल दिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, हाँ उधर तो डेप्रिसिएशन होता है, तो फिर बस गए, खत्म। बात समझ आई क्या, बात समझ आई।
आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। तो भाई इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करता है, लेकिन उसमें भी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मतलब भाई हमने कोई फिक्स नहीं कर रखा है कि ये $1 इतने रुपए का, ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब है कि मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तय करेंगी कि भाई कितना $1 का रुपए कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या फॉलो किया है? ये मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये वाली क्लास हम कल पढ़ेंगे कि भाई ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, इंडिया ने क्यों किया है, और इसमें ये मैनेज्ड, तो ये इससे कैसे अलग है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, ठीक है। ठीक बात है, चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया।